अभी के रिएक्शन अभी आप सुन रहे हैं। जैसे ही सदन में इस बजट को पेश किया गया, इस बजट को पेश करने के बाद इसे प्रदेश के विकास का और देश में पूरी दुनिया में जो देश की धाक है उसे बढ़ाने के लिए जो काम मोदी सरकार ने किया है उसमें अपना योगदान देने वाला, कंट्रीब्यूशन वाला बजट इसे करार दिया जा रहा है। टीवी स्क्रीन के ऊपर आप एक विशाल पैनल देख रहे हैं। इन सभी से एक एक करके जल्दी से हम एक रिएक्शन ले लें, क्योंकि आप सबने बजट को बहुत अच्छी तरह से सुना है। हमारे साथ इस पैनल में यहाँ सुरेश कोठारी साहब हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर बार बजट में हमारे साथ में जुड़ते हैं। डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी साहब हैं, जाने माने शिक्षाविद, उनका भी अब हम ओपिनियन जानेंगे। आर कृष्णादास साहब हैं, बिजनेस पत्रकार हैं। रजनी सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक रह चुके हैं और बड़े सीनियर नेता हैं। प्रमोद दुबे साहब हैं कांग्रेस पार्टी से, और डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मे जी हैं, अर्थशास्त्री। मैं डॉक्टर ब्रह्मे से ही शुरुआत करूंगा। डॉक्टर ब्रह्मे, ओवरऑल इस स्थिति में चुनावी वर्ष में तुरंत चुनाव के बाद, जीत के बाद साय सरकार का पहला बजट, ओपी चौधरी का पहला बजट, प्रतिक्रिया आपकी? जी, ये जो बजट था, ये जो मैंने अंदाज़ा लगाया था कि जो ग्रोथ बजट में होगी, जो उसके एक्सपेंडिचर में होगी, शायद उससे भी ये ज़्यादा था। मैं अनुमान इस आधार पे लगा रहा था कि जो केंद्रीय बजट में ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, तो 1,47,000 करोड़ का बजट ये बड़ा बजट है। और इसके साथ जो इसकी 3-4 जो बहुत अच्छी बात है, एक पहली बार जो राज्य के अगले 5 साल का जो टारगेट फिक्स किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये मीडियम टर्म में होना ही चाहिए था, इसको फिक्स होना चाहिए था कि 5 साल में क्या करने वाले हैं। और उसके लिए जो 10 पॉइंट्स बताए गए हैं उसमें बहुत सारी बातें हैं कि, और वो उन 10 पॉइंट्स से जो निकल के सामने आ रहा है कि किस प्रकार से राजस्व में जो वृद्धि हो रही है। बोल रहे हैं कि लगभग हम 20% हमारा जो स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ का जो टारगेट रखा गया 20% का, ये बताता है कि ये सरकार जो है अपनी जो राजस्व के क्षेत्र में और जो ट्रांसपेरेंसी जो टेक्नोलॉजी में लाने के लिए कह रहे हैं, जो 10 पॉइंट्स में कह रहे हैं, उसके लिए कितनी प्रतिबद्ध है। यदि वो नहीं होगा तो आप ये 20% की ग्रोथ अपनी ओन टैक्स रेवेन्यू में नहीं कर सकते। इसके साथ साथ इस बजट में जो एक तो डेफिसिट को कंट्रोल रखा गया है, और सभी चाह रहे थे कि पूरे देश में जो ट्रेंड है कि केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, जो कि एक ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। और यहाँ पर भी लगभग जो है वित्त मंत्री बता रहे थे कि 22% हमने जो है जो एनहांस किया है और वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ये कुछ जो बातें हैं, ये निश्चित रूप से जो राज्य है इसकी ग्रोथ को, इसको विकास को बढ़ाएगी। और इसके साथ जो दूसरे सारे जो क्षेत्र हैं, चाहे एग्रीकल्चर है या हेल्थ है या एजुकेशन में इतनी सारी घोषणाएं हुई हैं, खासकर जो है नालंदा परिसर जैसे बनाने की बात की गई है राज्य में, तो ये ग्रोथ के साथ साथ ये एकदम इंक्लूसिव समावेशी बजट मैं ऐसे कहूँगा। और ये जो हमने जो केंद्र का छोटा बजट सुना था, तो यहाँ वित्त मंत्री ने हम लोगों की जो एक अच्छा जो है 1.5 घंटे का बजट सुनने में भी बहुत अच्छा लगा। ये तो मैं इसमें तो बहुत इन्हें काफी सारी बातें डॉक्टर साहब, काफी सारी बातें नई भी हुई हैं। पूरी स्पष्टता के साथ, पूरे विजन के साथ में इसे रखा गया और बाकायदा घोषित तौर पर कहा गया कि एक विजन डॉक्यूमेंट है। इसे आप केवल साल का लेखा जोखा मत समझिएगा, एक विजन डॉक्यूमेंट है और हमारा कंट्रीब्यूशन होगा देश की अर्थव्यवस्था में और इकोनॉमी को जो पोजीशन हाइक चाहिए है दुनिया में, इसमें कंट्रीब्यूशन वाला होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक टारगेट सेट करके आगे चल रहे हैं। हमारे साथ में गेस्ट लिस्ट में बहुत सारे आज ऐसे जाने माने लोग हैं जो बजट और उसकी बारीकियों को अच्छी तरह से समझते हैं। हमारे साथ में एक और एक्सपर्ट के तौर के ऊपर यहाँ मौजूद हैं आर कृष्णादास साहब, बिजनेस पत्रकार हैं। आपको क्या लगता है बिजनेस को लेकर? इस स्टेट में अपॉर्चुनिटीज की बात सबने की, लेकिन क्या ये बजट उसे वाकई बूस्ट दे पाएगा या जुमलेबाजी जैसा विपक्ष की प्रतिक्रियाओं में हम सुनते रहे? पुनीत जी, आज जो 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसकी आवश्यकता छत्तीसगढ़ को थी, मुझे लगता है ये बजट वो दोनों इशू को एड्रेस कर रहा है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइक्रो लेवल पे भी अगर आप देखेंगे तो पर्याप्त हर चीज़ को उस बजट में कवर किया, लेकिन मेरी दृष्टि से जो 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी, एक था कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ा है। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर का अगर हम साधारण आदमी के भाषा में बोले तो रोड, सड़क, ये जो छोटी छोटी जो डेवलपमेंट्स के काम होते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से किया जाता है। पिछले 5 साल से आप देखेंगे कि रोड के गड्ढे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम रुके पड़े हुए थे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 15% ही रह गया था, उसको अब बढ़ा दिया गया है। तो ये एक बड़ा जो छत्तीसगढ़ के लोगों की जो अपेक्षा थी कि कम से कम कुछ विकास काम अब दिखेंगे। दूसरा जो था कि स्टेट का रेवेन्यू, देखिए खर्चे बढ़ेंगे। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि आपको अपना खर्चा आप नहीं कम कर सकते, आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा।
आपका रेवेन्यू जब बढ़ेगा तो धीरे धीरे हर चीजें जो हैं वो आपके लय में आते जाएंगी। और 22% स्टेट का ओन रेवेन्यू, मतलब हम अपने ही रिसोर्सेज से 22% का रेवेन्यू बढ़ाएंगे, ये एक बड़ी चीज है। तो मुझे लगता है कि दो जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं थी पुनीत जी, कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक आपको उसको गति देना था, वो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने से वो मिलेगा। दूसरा स्टेट का रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है तो राज्य सरकार के पास में एक ऑप्शन ये रह जाएगा कि वो विकास कार्य और अच्छी गति से कर सकती हैं। ये जो एक दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बाकी देखिए मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ी चीज़ें हुई हैं। और आपने जैसे पूछा कि इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्टर मीट कराने की एक घोषणा किए हैं, इन्वेस्टर मीट कराएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात पुनीत जी ये है कि कोर सेक्टर को जो पिछली सरकार ने इग्नोर किया था, कोर सेक्टर मतलब जो बड़े बड़े उद्योग हैं, स्टील हैं, पावर हैं, ये जो कोर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट अब आएंगे। कोर सेक्टर को भी ये गवर्नमेंट ने ये आश्वासन दिया है कि हम उसका एक्सपेंशन करेंगे। तो कोर सेक्टर भी एक बड़ा रेवेन्यू का सोर्स रहता है। माइनिंग सेक्टर आपके पास में है। तो मुझे लगता है कि जब इन्वेस्टमेंट का आपका समिट होगा या इन्वेस्टमेंट का अगर ग्लोबल समिट अगर आप करते हैं तो इन्वेस्टमेंट आएंगे और एक अच्छा प्रयास है। चलिए एक मॉडल पेश करने की रचना यहाँ कोशिश की गई कि छत्तीसगढ़ कैसे डेवलप होगा और 10 पिलर भी उसके बाकायदा डिस्क्राइब। बिल्कुल वादा भी किया है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ विकसित राज्य के रूप में विकसित कर लिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार जो है वो संकल्पित है। और पुनीत जी अगर आपने गौर किया होगा तो पहले ही उन्होंने कह दिया था कि बहुत ही ऐतिहासिक और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला ये जो बजट है ये वो होगा और हर वर्ग के लिए हम कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ पैनल में जवाहर सूरी सेठी जी भी हैं, शिक्षाविद हैं। सर आपको लगता है कि वाकई में हर वर्ग पर बाकायदा पूरा फोकस किया गया है, सभी वर्गों को कुछ ना कुछ मिला इस बजट में? ये बजट में कुछ खास बातें जो दिख रही हैं, एक तो है कि इसका जो विस्तार है उसमें सभी जिलों का समावेश है। हर जगह कुछ ना कुछ दिया गया है, कोई उपेक्षित नहीं रह गया। दूसरा है इसका डेप्थ जो है कि हर तबके के लिए कुछ ना कुछ है इसमें। दोनों तरह से ये संपूर्ण बजट है एक। दूसरी बात यह है कि युवाओं के लिए इन्होंने जो जैसे ग्लोबल समिट कहा गया है इंडस्ट्री के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, उसी तरह स्टार्टअप समिट कहा गया है युवाओं के लिए। और स्टार्टअप समिट यानी कई बार इंडस्ट्री आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। केदार कश्यप जी का इस वक्त एक रिएक्शन आ रहा, सुनते हैं। जो पिछले बजट से बढ़ा करके 22% जो वृद्धि की गई है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को, और विशेष तौर पे ज्ञान के माध्यम से गरीब युवा, अन्नदाता, नारी, इसको फोकस करते हुए इस बजट को रखा गया है। और विशेष तौर पे हमारे बस्तर और सरगुजा को उन्होंने टारगेट किया हुआ है कि वहाँ पर जो भी कहते हैं डेवलपमेंट होंगे उसको हम प्राथमिकता में कराएंगे। सर इस बजट से क्या मोदी की गारंटी पूरी हो रही है जो आप लोगों ने विधानसभा चुनाव के समय किया है? वो मोदी जी के जो सपने हैं वो इससे पूरे हो रहे हैं। मोदी जी ने जो आश्वस्त किया था, यहाँ पे संकल्प दिया था, वो संकल्प पूरे हो रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का हो, चाहे वो हमारे जो महतारी जतन योजना का हो, इन सारी योजना के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचने में कामयाब होंगे। हमारे तेंदुपत्ता के संग्राहक जो जिनको कहते हैं पहले 4,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा था, अब 5,500 रुपये तक का भुगतान किया जाएगा। उनके जो जूते चप्पल है उसके लिए भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। सर लास्ट सवाल, कांग्रेस कह रही है लोगों का बजट नहीं है, जो काम होना था वो इस बजट से नहीं हो पाएगा। कांग्रेस ने पिछले 5 साल में एक भी उपलब्धि बताया, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे अधोसंरचना के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, किस क्षेत्र में काम किया जो वो इस मुंह से आज ये कह रही है कि ये बजट ठीक नहीं है। जिन्होंने हमारे पूरे प्रदेश के युवाओं को ठगने का काम किया और जो लोग अपात्र थे उनको आज वो डिप्टी कलेक्टर और अन्य बड़े पदों में बिठा करके इस प्रदेश को लूटने का काम किया, गौठान के माध्यम, अनेकों माध्यम से। तो ये थे हमारे साथ केदार कश्यप जी और जो 2 महिला विधायक उन्होंने भी कहा कि एक विजन डॉक्यूमेंट के तौर पर है और 22% का इजाफा पूरे आकार में ये अपने आप में सब कुछ कहने के लिए पर्याप्त है। डॉक्टर शेट्टी आप अपनी बात को प्लीज कंप्लीट कीजिएगा, हाई पॉइंट्स बताइएगा जो आपने गौर किए होंगे इस बजट में। वो स्टार्टअप समिट में ये मैं कह रहा था कि एक बार कोर सेक्टर या इन्वेस्टर समिट को उनको बैंक से लोन्स मिल जाते हैं, स्टार्टअप को नहीं मिलता है, तो स्टार्टअप समिट बहुत जरूरी है जिससे इन्वेस्टर्स आए। एक और अच्छी बात जो इसमें देखी गई
चाहिए वो ये है कि टेक्नोलॉजी का समावेश जेल में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, पानी में, सब में देखा गया है। और एक बात ये इन्होंने जो पहली बार शायद मुझे लगता है कि हर बार 35-32% बजट का बच जाता है। इन्होंने आखिरी पॉइंट जो कहा है इम्प्लीमेंटेशन का, जो बहुत ज़रूरी पॉइंट है। बहुत अच्छी बात आपने। अब थोड़ा लेखा जोखा की भी बात कर लें, क्योंकि बजट को हम पहले उसी नज़र से देखते हैं। कोठारी साहब इसके एक्सपर्ट है। कोठारी साहब, जो अभी शेट्टी साहब कह रहे थे बिल्कुल सही बात है, 266 करोड़ रुपए टेक्नोलॉजी अपेंडमेंट के लिए रखे हैं, ऐसे इंक्रीज करने के लिए, मतलब बजट का एक बड़ा हिस्सा उस भाग को इंक्रीज करने के लिए रखा गया है, तकनीकी हिस्से को, जैसे ट्रांसपेरेंसी का दावा है और वायदा है प्रदेश की सरकार से। ऊपर से केंद्र की योजनाएं जो महत्वाकांक्षी, उनको पूरा करना, गारंटी को पूरा करने का बोझ, और अभी 24 में फिर चुनाव है, तो आप कोई पुरानी योजना बंद नहीं कर सकते, जोखिम नहीं ले सकते। कैसा लगा आपको ये पूरा अरेंजमेंट? नहीं, ये बजट काफ़ी इंक्लूसिव बजट है, काफ़ी समावेशी बजट है। और जैसे कि शेट्टी साहब ने कहा था, मैं भी इस चीज़ को सुन के मुझे बड़ा आनंद आ रहा था कि उन्होंने लगभग छत्तीसगढ़ के सारे जिलों का नाम लिया और सारे जिलों को कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की जो आपने बात की, हम बजट से पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, तब मैंने कहा था कि टेक्नोलॉजी, ये हमारे वित्त मंत्री जी काफ़ी टेक्नोसेवी है और टेक्नोलॉजी को काफ़ी पसंद करते हैं, उसका उपयोग करना काफ़ी पसंद करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में पिछले सालों में जो एक तरह से भ्रष्टाचार का एक जो रूप बना था, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास है। उनके मन में यह है कि जब भी एक पैसा कहीं से भी सरकार का पैसा खर्च होता है, वो पूरा का पूरा पैसा ट्रैक हो, और पैसा जहाँ से आता है वो भी पैसा पूरा का पूरा ट्रैक हो। तो ये एक माध्यम रहेगा तकनीक के उपयोग करने का। दूसरा, इन्होंने 14 करोड़ रुपए का एक प्रावधान रखा है कि जितने भी विभाग हैं उन सब के मोबाइल ऐप बनेंगे। मतलब आपको विभागों से जो भी कुछ काम है उन मोबाइल ऐप के माध्यम से आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। एक मतलब एक चीज़ ये सोची जाती है कि कभी भी अगर मेन टू मेन इंटरफेस नहीं हो और टेक्नोलॉजी के साथ अगर आपकी मुलाकात होती है, टेक्नोलॉजी के साथ इंटरफेस होता है, तो इसमें भ्रष्टाचार कम होता है। तो हमारे वित्त मंत्री जी उसी मतलब दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनका ये सोचना है कि विभाग में किसी को भी जाने की जरूरत ना पड़े, बिना विभाग में आपको विजिट किए आपका काम हो जाए, उसी दिशा में वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 266 करोड़ का जो प्रावधान है वो उसी दिशा में एक कदम है। दूसरी बात जो सारे पूर्व वक्ताओं ने कही कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उन्होंने जो बढ़ोतरी की, उसमें एक चीज़ मैं दूसरी नई ऐड करना चाहूँगा कि वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 रुपये खर्चा करते तो वो लगभग 247 रुपये के रूप में हमारे पास वापस लौट के आता है। तो 22,300 का उन्होंने प्रावधान किया है। तो मतलब आप मान के चलिए कि इसका प्रभाव लगभग 55,081 करोड़ रुपए पड़ेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, युवा हो, मतलब ग्रामीण हो, शहरी हो, सभी को इंफ्रास्ट्रक्चर छूता है, उनको प्रभावित करता है। और तीसरी बात जो इन्वेस्ट इंडिया की, जहाँ स्टार्टअप इंडिया की जो बात कर रहे थे, इन्वेस्ट इंडिया एक बहुत बड़ी पहल है। और मैं जब यहाँ पे आ रहा था तब मैं ये सोच भी रहा था कि वित्त मंत्री जी इस विषय को जरूर छुएंगे, क्योंकि अभी यूपी में जो मतलब सम्मेलन हुआ और गुजरात में तो हर साल होता है, तो इसका काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। कई सारे नए इन्वेस्टर्स उन राज्यों में आए हैं, तो ये यहाँ पर भी ये मतलब जरूर आएंगे और इससे मतलब छत्तीसगढ़ का जो विकास है काफ़ी तेज़ी से होगा। और तीसरी एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि उन्होंने एक नया कंसेप्ट सोचा है। मतलब जैसे मोदी जी ने अपने बजट में या किसी भाषण में कहा है कि वेड इंडिया, शायद वो 15 अगस्त को लाल किले से उन्होंने कहा था कि वेड इंडिया, मतलब शादी क्या होता है कि आजकल लोगों में चलन बढ़ गया कि वो डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं और काफ़ी लोग, उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन गिनाए, उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन गिनाए। जैसे हर बार हम पूछते हैं डिबेट में कि साहब आपने ये कहा कि हम यहाँ राजस्व बढ़ाएंगे, पर राजस्व बढ़ाने का प्लान क्या है? आपने कहा कि हम इन विभागों में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उसमें प्लान क्या? तो उन्होंने बता दिया कि आजकल शादियों के स्वरूप बदल गए हैं, तो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी हम अपने बस्तर का या उन खूबसूरत प्लेसेस का इस्तेमाल करेंगे जिस पर भी हम नॉर्मली लोगों को कहते थे कि आइए विजिट कीजिए छत्तीसगढ़ को। एक बहुत छोटी सी एक प्रतिक्रिया मैं चाहता हूं, फिर रचना जी आपको कुछ और पार्ट सुनवाने वाली हैं बजट भाषण के। कृष्णदास साहब, आपने बहुत सारी सरकारों के बहुत सारे बजट देखे सुने, अब की बार के इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर, टेक्नोलॉजी के ऊपर जो कुछ भी नई नई बातें हमने सुनी हैं, लग रहा है कि एक फ्रेश विजन है, एक यूथ वाला तेवर और कलेवर है। बिल्कुल पुनीत जी, देखिए जैसे मैंने कहा ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बजट था। आप देखिए, आप जब अर्बन वोटर्स को या अर्बन लोगों को जब आप एड्रेस कर रहे हैं तो साथ में आपने रूरल इकोनॉमी के बारे में भी चिंता की है। आपने
जो आवास योजना की जो बात कही है पुनीत जी, इकोनॉमी में ये होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं तो उसका विकास बहुत नीचे स्तर तक जाता है। अगर 10,000 करोड़ रुपए के घर बनेंगे तो उसके साथ में मजदूरों की भी इनकम होंगी, उसके आसपास जो चाय के ठेले लगेंगे उनका भी इनकम होगा। तो ये जो हम जब व्यापक विकास जब देखते हैं ना, तो उन सब चीज़ों को इस बजट में एड्रेस किया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जहाँ पर आपको देखिएगा शहरी विकास दिखेंगे, रूरल इकोनॉमी में आपने जो इतना प्रावधान किया है उसका आपको इस रूरल इकोनॉमी में भी आपको जो है पैसे दिखेंगे। साथ में जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, देखिए वो सबसे बड़ा सेक्टर है पुनीत जी हमारे यहाँ, जो अभी तक हमने जिसको एक्सप्लोर किए ही नहीं है। टूरिज्म में इस बार इतना प्रावधान किया गया है कि वो टूरिज्म सेक्टर हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 साल में छत्तीसगढ़ एक टूरिज्म का बड़ा हब बन के भी निकल जाए। तो मुझे लगता है कि बड़ा संतुलित बजट है, पूरी तरीके से सब वर्गों को इसको एड्रेस किया गया है और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है कि आप देखिए ऊपर से नीचे तक सब लोगों का कहीं ना कहीं से इसमें योगदान रहेगा। निश्चित तौर पर टूरिज्म पे काफी ध्यान दिया गया है और पुनीत जी जैसा रिलीजियस टूरिज्म पर फोकस देश के बजट में था, वैसे ही यहाँ पर इको टूरिज्म पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। साथ ही वेडिंग डेस्टिनेशन की बात तो आपने बताई, हम पैनल से प्रतिक्रिया लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए पहले 2003 से पहले 15%, 16% की दर से ब्याज दर पे ऋण मिलता था अध्यक्ष महोदय, जिसे पिछली भाजपा की सरकार ने 0% तक लाया था। और इसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए 8,500 करोड़ की साख सीमा निर्धारित की गई है और ब्याज अनुदान के रूप में 317 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो एक तरह से कृषि और किसान पर पुनीत जी काफी फोकस रहा है और हम प्रतिक्रिया लगातार ले रहे हैं। एक्सपोर्ट पैनल हमारे साथ है, लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ तो पॉलिटिकल गेस्ट भी हैं। प्रमोद दुबे जी हमारे साथ हैं और विपक्ष से मुझे लगता है कि प्रतिक्रिया सबसे पहले लेनी चाहिए, तो जरा जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं आपसे प्रमोद जी। सबसे पहले तो विष्णुदेव साय जी की सरकार में ओपी चौधरी जी ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया, उनको हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं। और चूंकि वो नगर निगम में एक आयुक्त के रूप में जनता को, यहाँ के छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मोदी जी के जो मापदंड है, उनके जो उन्होंने जो एक उनके सपनों को साकार करता हुआ यह बजट निश्चित रूप से सभी मापदंडों पे खरा उतरा है, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो जगदलपुर से विधायक और साथ में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी की बाइट आप सुन रहे थे। प्रतिक्रिया प्रमोद जी आपके पास आ रहे हैं, विपक्ष के नेता के नाते आपको कैसा लगा? आप लोग हमेशा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर फोकस रहा करते थे छत्तीसगढ़ में, अब की बार कॉम्प्रिहेंसिव बजट, सबको समावेश करके टारगेटेड बजट बताया जा रहा है। नहीं पुनीत जी, सबसे पहले तो ओपी चौधरी जी को उनके बजट पेश करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। वो रायपुर के आयुक्त के रूप में भी काम किए, कलेक्टर के रूप में भी काम किए और आज प्रदेश के वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने बजट पेश किया। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। और दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है पूरे बजट में, अगर कहीं ओवरऑल कहीं हम आकलन करें तो एक तो प्रति व्यक्ति आय और दूसरा वित्तीय प्रबंधन आपका आने वाले समय में कैसे होगा। अच्छी बात यह रही कि भूपेश बघेल जी की सरकार की जो 400 यूनिट की जो हाफ बिजली बिल योजना थी, आत्मानंद स्कूल की योजना थी, ये सारी योजनाओं को उन्होंने आगे चालू रखने की बात कही। पहली चीज़, हमें ये उम्मीद थी कि जिस प्रकार से ओपी चौधरी जी बजट पेश कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि रायपुर की अगर बात करूं मैं तो यहाँ से शुरू करूं कि तात्यापारा और वो चौड़ीकरण का, शारदा चौक का बहुत दिनों से लंबित है, ऐसे ये चीज़ें बजट में आनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है। जिस प्रकार से आत्मानंद स्कूल खोली गई तो इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम के भी कॉलेज खोलने थे, ऐसे हमारी इच्छा और आकांक्षा थी। कुल मिलाकर के अगर कहीं बात की जाए, पूरे ओवरऑल बजट की बात करें तो जिस प्रकार से अगर कहीं भूपेश बघेल जी की सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत करते थे तो उसका आशय यह था कि महात्मा गांधी जी ने इस बात को कहा था और देश के लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं कि अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो निश्चित रूप से शहर की अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक मजबूत होगी। कि गाँव में अगर पैसा जेब में डालें लोगों के
तो वो शहर में खर्च करने आता है। इससे व्यापार भी बढ़ता है, इससे सारी चीज़ें बढ़ती हैं। बस एक चिंतनीय विषय ये है कि आज जो 33% जो बेरोजगारी दर हो चुकी है। क्षमा कीजिएगा, बृजमोहन अग्रवाल जी का एक प्रतिक्रिया आ रही है, वो सुनवा दे दर्शकों को। किसानों के लिए और गरीबों का बजट है और इस बजट में पर्याप्त व्यवस्था सभी चीज़ों के लिए की गई है। चलिए, सभी का बजट है, सभी वर्गों के लिए व्यवस्था यहाँ पर की गई है, उनका कहना है। हमारे साथ चलिए, सबका बजट है ये कहा है बृजमोहन अग्रवाल जी ने, प्रदेश के सबसे सीनियर मिनिस्टर हैं और वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सबकी प्रतिक्रिया हम लेते रहेंगे और जो प्रमोद जी कह रहे हैं कि ग्रामीण, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। प्रमोद जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो मेरा ये कहना है कि कुल मिलाकर के एक आम आदमी जो होता है वो 3-4 चीज़ों से निजात पाता है। वो चाहता है कि उसके शिक्षा जैसी है तो काफ़ी महंगी ना हो। जैसे आत्मानंद स्कूल खुले तो उस तर्ज पर और कुछ कल्पनाएं होनी चाहिए थी कि इंग्लिश मीडियम के कॉलेज खोलने चाहिए थे सरकारी तौर पर, ताकि जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा अगर स्कूल में पढ़े तो कॉलेज तक के उसको हाई क्वालिटी का एजुकेशन मिले। और देश में इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए थी। दूसरी चीज़ें ये थी कि आज जो आम आदमी को आवश्यकता थी, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि ओपी चौधरी जी को कैसे बात ये याद नहीं आई कि आज शहरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में लोग डॉग बाइटिंग से या पशुओं के विचरण से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो उनके लिए एक शेल्टर होम बनाने की आवश्यकता थी बड़े तर्ज पर। आज देखिए आप कि कितने बड़े पैमाने पर कुत्ते काटने से लोगों की मौत छोटे छोटे बच्चों की हो जा रही है। मुझे ऐसा लगता था कि वित्त मंत्री जी संवेदनशील व्यक्ति हैं और उन्होंने इस दिशा में काम किया था, तो ये चूक उनसे कैसे हो गई ये मुझे समझ में नहीं आता। चलिए, आपकी बात पर मैं एक बड़ा जल्दी उत्तर ले लूं। हमारे साथ में रजनीश जी हैं। रजनीश जी, आप और अपनी बात कहिए ताकि ये पूरी बात का सर्कल कंप्लीट हो सके। 2 कमियां बताई हैं उन्होंने। एक तो एक तरह से साधुवाद दिया है पहले बजट पेश करने पर, और ये भी कहा है कि पुरानी स्कीम्स को, जो अच्छी स्कीम्स थी, बिजली बिल हाफ हो या आत्मानंद स्कूल हो, वो आपने कंटिन्यू रखी है। लेकिन साथ ही साथ कॉलेज की बात को आगे बढ़ा देते तो अच्छा होता। डॉग बाइट्स का जिक्र किया, उसको कैसे भूल गए? दोनों पर अपनी प्रतिक्रिया रखें। जी पुनीत जी, देखिए, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को साथ साथ छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों को बहुत बधाई देता हूं कि एक ऐसा समावेशी बजट उन्होंने पेश किया है। हमारे प्रमोद दुबे जी भी उसमें से कोई पॉइंट नहीं निकाल पा रहे हैं। जो पॉइंट निकाले उसमें आखिरी में जरूर बोलूंगा। किसी भी जन कल्याणकारी राज्य के लिए जो मापदंड होते हैं कि उस राज्य के कुपोषण दर क्या है, मातृत्व मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, प्रति व्यक्ति पेइंग कैपेसिटी क्या है, और इन सब चीजों में यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ बहुत अभी के बजट में आगे जाएगा और हम विकसित राज्य बनेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैसा हमने कहा था कि हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे, उस दिशा में आज बहुत मजबूत नींव माननीय ओपी चौधरी जी ने रखा है। हम पहले के बजट की याद करें, हमारे वरिष्ठ लोग जो पैनलिस्ट हैं और इस क्षेत्र के बड़े ज्ञाता हैं जी, 40 मिनट 45 मिनट का बजट भाषण होता था और 500 करोड़ का काम, उसमें बजट प्रावधान कितना है? 1 रुपया है। जब हम लोग पूछते थे कि 1 रुपया का प्रावधान किया है तो बाद में कर लेंगे, अभी तो हमने हेल्ड खोला है, बाद में हम उसको कर लेंगे, और वो काम हुए नहीं। पिछले 5 साल में मैं बहुत सारे उदाहरण इंफ्रास्ट्रक्चर के दे सकता हूं, वो हुए नहीं। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से जो भी काम है उसमें कितने का बजट प्रावधान है, तो मान के चलिए वो काम जमीन पर उतरेंगे। और जैसा कि सभी ने कहा कि जो राजस्व व्यय है 20% अधिक और 22,000 करोड़, वो छत्तीसगढ़ में एक क्रांति लाएगी। 2000 से 2018 तक यदि देखें तो छत्तीसगढ़ चाहे स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, एजुकेशन, हर चीज में आगे बढ़ा। ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। हर वर्ग के लिए दिया गया है, स्पष्टता के साथ दिया गया है, और करप्शन रोकने के लिए जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने देखा है देश में कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के बाद। पर सिंह साहब, आपको लगता है प्रमोद जी ने जो कहा है कि कुछ बातें छूट गई शायद आगे बढ़ाने के तौर पर या नगरीय स्तरों के ऊपर, क्योंकि नगरीय आबादी को एड्रेस करती हुई बहुत सारी बातें थी? नहीं, देखिए, उन्होंने जिन चीज का जिक्र किया है वो चीज आगे जाके उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अभी का जो बजट है पूरे छत्तीसगढ़ के किसान, हमारे माता बहन, श्रमिक, व्यापारी, कर्मचारी
उनके हित के लिए किया गया है, तो ये काम भी होगा, निश्चिंत रहिए प्रमोद दुबे जी, वो काम भी आपका होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कॉलेज जहां हमारे साथ डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी साहब हैं, शिक्षाविद हैं, और उनसे हम अक्सर तब भी बात किया करते थे जब पिछली सरकारें हुआ करती थी, फिर पिछली कांग्रेस सरकार के समय और अब भी। मैं बात करूं, लेकिन इसके पहले सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। हमारी सरकार का ये पहला बजट, और इस अवसर पर आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, और जिन्होंने आज ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, सीएस साहब, वित्त सेक्रेटरी श्री अंकित आनंद जी, मुख्यमंत्री सेक्रेटरी श्री पी दयानंद जी, और सभी प्रेस के मित्रों, आज सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप सब लोगों ने आज के बजट को सुना है। हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रभावी ढंग से बजट प्रस्तुत किया है। मैं कुछ मिनटों के लिए आप लोगों के बीच में हूँ, बाकी हमारे वित्त मंत्री जी रहेंगे आप लोगों के साथ में। मेरा एक कार्यक्रम है, इसलिए खाली मैं शुरुआत आप लोगों के बीच में करना चाहूँगा। आज हमारी सरकार का ये पहला बजट है, और यह बजट केवल 5 साल का बजट नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ को आगे कई वर्षों तक ले जाने वाला, विकास की दिशा और दशा संवारने वाला यह बजट है। यह बजट बिना किसी नए कर प्रस्ताव के और मौजूदा करों में बिना किसी वृद्धि के प्रदेश का राजस्व बढ़ाने वाला यह बजट है। यह बजट हमारी सरकार का विजन डॉक्यूमेंट भी है। इस बजट से आप सभी को इस बात का तो पता चल गया होगा कि हमारी सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, हम विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को किस तरह साकार करने वाले हैं, ये आप सब लोगों को पता चल गया होगा। छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2024-25 के बजट के लिए मैं पहले पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देना चाहूँगा, और हमारे वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। इस बजट में मुख्य रूप से बाकी विस्तार से बातें हमारे वित्त मंत्री जी करेंगे, लेकिन इस बजट में विशेषकर 4 क्षेत्रों में फोकस है। ज्ञान, जी का मतलब है गरीब लोगों पर यह बजट फोकस है। गरीब लोग कहने से जैसे आदिवासी क्षेत्रों में तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, तेंदुपत्ता को हरा सोना भी बोलते हैं, और उसमें इस बजट में पहले 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा मिलता था, जिसको बढ़ाकर 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा किए, और बोनस देने का भी प्रावधान किए। गरीब लोग जूते चप्पल तक खरीद नहीं सकते, और आप सबको मालूम है कि तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जंगलों में जाना पड़ता है, तो उनके पाँव में कांटा खूंटी न गड़े, इसके लिए चरण पादुका योजना भी फिर से शुरू करने वाले हैं। उसी तरह से हम लोगों को, आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा बस्तर और सरगुजा ये ट्राइबल क्षेत्र है, और इसी क्षेत्र में तेंदुपत्ता भी है, और इस बजट में सरगुजा और बस्तर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ये भी गरीबों के लिए है। आज जो भूमिहीन हैं, जो मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार साल में 10,000 रुपया सहयोग देगी, इसका भी बजट में प्रावधान है।
और भी कई गरीबों के उत्थान के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। उसी तरह से वाई का मतलब हुआ युवा, यूथ के लिए भी इस बजट में बहुत प्रावधान है। एक तो जो पिछले समय में पीएससी के माध्यम से जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उसकी भी जांच हम लोग सीबीआई से करा रहे हैं और उनके रोजगार की भी व्यवस्था कर रहे हैं और उनकी नौकरी की भी व्यवस्था का प्रावधान इस बजट में है। उसी तरह से ए का मतलब अन्नदाता। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। यहाँ के लोग अधिकांश खेती पर आधारित हैं और किसानों के लिए भी भारी प्रावधान इस बजट में किया गया है। 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देंगे। सिंचाई के लिए पर्याप्त इस बजट में पैसा रखा गया है। तो इस तरह से किसानों के लिए भी फोकस किया गया है। और एक है एन, नारी। एन का मतलब है नारी सशक्तिकरण के लिए भी अनेकों इस बजट में प्रावधान है, जिसमें मुख्य रूप से जो मोदी की गारंटी में जो कमिटमेंट है हमारी पार्टी का कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनको साल का 12,000 रुपया देंगे, तो उसकी राशि का भी बजट प्रावधान इस बजट में किए हैं। तो ये मुख्य रूप से ये 4 बातें इसमें फोकस हैं। बाकी हम समझते हैं और पूरा बजट आप लोग सुने होंगे कि एक भी क्षेत्र नहीं छूटा है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस बजट में छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास की परिकल्पना है। कोई भी क्षेत्र इसमें छूटा नहीं है। बाकी वित्त मंत्री जी आप लोगों के सामने में रहेंगे। मेरी थोड़ी व्यवस्था है, कार्यक्रम में जाना है, इसलिए इतना ही कहकर और आप लोगों को भी इस शानदार बजट के लिए और जो मतलब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सोच है विकसित भारत, तो उसी तरह तो हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ की भी परिकल्पना किए हैं इस बजट के माध्यम से। और विकसित भारत में विकसित छत्तीसगढ़ के माध्यम से हम लोगों का भी आने वाला 2047 तक जो आर्थिक क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी टॉप के 3 में अपने देश को खड़ा करने का संकल्प लिए हैं, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का भी भागीदार रहेगा। उसमें आप सब लोगों का भी कहीं ना कहीं मदद की आवश्यकता होगी। और हम समझते हैं कि बजट बहुत ही अच्छा बजट है। सभी वर्गों के हित की चिंता इस बजट में है। मैं बाकी हमारे वित्त मंत्री जी हैं, आप लोगों को धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुख्यमंत्री जी, ओपी चौधरी जी ने आपकी सरकार का पहला बजट पेश किया है और विजन डॉक्यूमेंट के रूप में इसको पेश किया है। आप इसके कुछ प्रमुख हाइलाइट्स बता सकते हैं क्या? हाइलाइट्स देखिए, इसमें एक तो मैंने कहा कि तेंदुपत्ता जो हरा सोना कहलाता है गरीबों के लिए, और सरगुजा बस्तर विशेष फोकस किया गया है। तो तेंदुपत्ता का कीमत 4,000 से बढ़ा के 5,500 कर रहे हैं और बोनस का भी प्रावधान कर रहे हैं। चरण पादुका का भी हम लोग उसमें प्रावधान कर रहे हैं। उसी तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महतारी बंधन योजना है, जिसमें प्रत्येक विवाहित महिला को 12,000 रुपया साल का देंगे। उसी तरह से किसानों के लिए कृषि उन्नति योजना में जो 3100 रुपया देने की बात किए हैं, तो उसके लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किए हैं। जो अंतर की राशि है 917 रुपया प्रति क्विंटल, उसको एक मुश्त 24,72,000 किसान इस साल धान बेचे हैं, उनके खाते में 10,000 करोड़ रुपया हम लोग इकट्ठे भेजने वाले हैं। 5 हार्स पावर तक किसानों को मुफ्त में बिजली देंगे। इसके लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारे बजट में किया गया है। और ग्रामीणों के लिए प्रधानमंत्री आवास, इसके लिए द्वितीय अनुपूरक में 3,800 करोड़ रुपया का प्रावधान किए थे और इस बजट में
8,369 करोड़ का प्रावधान किए हैं। पेयजल का बजट को दुगुना किए हैं, 5,047 करोड़ का पेयजल में बजट रखे हैं ताकि छत्तीसगढ़ के एक एक घर में नल के द्वारा शुद्ध पानी मतलब पहुंचा सकें। इसी तरह से स्वास्थ्य का बजट 1,272 करोड़ का है ताकि छत्तीसगढ़ के गरीब से गरीब लोगों तक स्वास्थ्य की सुविधा पहुंच जाए। तो इस तरह से हाईलाइट हैं, बाकी वित्त मंत्री जी बताएंगे। मुख्यमंत्री जी हाँ